बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफ्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में आने वाली टीचिंग जॉब्स की रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन का आगाज 1 अप्रैल से हो रहा है। इस सेशन में आपको ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, उनका डाटा मटेरियल प्रोवाइड करके आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे और वो भी टॉपिक वाइज, ताकि आप जितनी भी मिस्टेक्स पेपर वाले दिन जाकर कर सकते थे वो हम इन टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू इरेडिकेट कर दें, खत्म कर दें, ताकि आप अपने रिटन टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकें। इसके साथ साथ एमके प्रिपरेशन की यूट्यूब चैनल से हम वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, जिसमें इंग्लिश पेडागोजी की भी अपलोड हो रही है, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की भी अपलोड हो रही है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 2 हिस्सों में कवर होता है, जिसमें पहला हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्जेस, उसकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फर्क होता है, कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स। यहां पर हमारा एक हिस्सा मुकम्मल होगा, फिर हम दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट के तौर पर कैसे काम करती है और मैग्नेट्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी की सारी चीजें सीख सकें। तो आगाज करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट का पता है। इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्जेस, कि जब किसी चीज में से चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन यहां पर आज हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जो फ्लो नहीं करती, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें यहां पर सबसे पहले एक एग्जांपल है जो बच्चों को सिखाने के लिए जरूर है, लेकिन ये आपके पेपर में तो डेफिनेटली नहीं आने वाली। हाँ, एक एग्जांपल के तौर पर अगर कोई एमसीक्यू इसका बनाना चाहे तो बना भी सकता है कि आप एक टेबल पर बहुत सारे कागज फेंकें और फिर एक प्लास्टिक कॉम्ब को अपने बालों में फेरकर कागज के टुकड़ों के करीब करें, तो वो जो कागज के टुकड़े होते हैं वो कंघी की तरफ, कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं? वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने अब एक चार्ज हासिल कर लिया है। वो चार्ज जो आपके बालों में पहले से मौजूद था वो शिफ्ट हो गया कंघी पर। तो वो जो कॉम्ब है अब वो अट्रैक्ट कर सकती है उन कागज के टुकड़ों को। तो ये जो चार्ज पड़ा था, ये जो करंट आपके बालों में हमेशा से रहता है, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सीखने के लायक सबसे पहली चीज, चार्ज क्या है? चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्जेस होते हैं ये अगर एक जैसे हों तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर ये ऑपोजिट हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस क्लास के लेवल पर बात करते हैं, चूंकि ये छोटे बच्चों के लिए बुक लिखी गई है, क्लास 5 की बुक है, तो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एग्जांपल यहां पर जो हमारे पास चार्जेस को लेकर है वो ये है कि आप एक बालून लें, एक स्टैंड के साथ उसे इस तरह लटका दें, फिर एक वुडन क्लॉथ को उसके करीब लाएं। क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी बिला वजह चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे घर में पड़ी हुई तो आपस में टकराना शुरू हो जाएंगी। तो रूटीन में तो ऐसा नहीं होता कि एक वुलन क्लॉथ एक्चुअली सॉरी एक दाती कपड़ा जो है, मलमली कपड़ा जो है, सूती कपड़ा जिसे हम कहते हैं, एक वुलन क्लॉथ जो है वो रूटीन में गुब्बारे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब आप क्या करें कि वुलन क्लॉथ को रब कर दें बालून के साथ। जब आप उन्हें रब कर देंगे और फिर उनको एक दूसरे करीब लाएंगे तो बालून जो होगा वो अट्रैक्ट होगा वुलन क्लॉथ की तरफ। अब ऐसा इस बार क्यों होता है? वो इसलिए कि पहले तो दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने उनको रब किया तो उन्होंने ऑपोजिट चार्ज हासिल कर लिए, और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पेपर में ये बात चाहे ना आए, लेकिन पेपर में आपके लिए ये बात जरूर आने वाली है कि चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं। वो 2 टाइप्स कौन सी होती हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर एक और एग्जांपल है कि जो बादल होते हैं, आपने देखा होगा कि बादलों में आसमानी बिजली दौड़ती है, तो वो बिजली कहां से आ जाती है? बादलों में करंट कहां से आ जाता है? तो बादल जब हवा में चलते हैं तो बादल असल में पानी ही होता है, हवा में चल रहा होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो जब वो हवा से गुजरते हैं तो हवा के साथ उनकी रबिंग होती है, वो एक फ्रिक्शन होती है। तो बादलों का एक हिस्सा, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज। अब जब बादल का एक टुकड़ा बादल के दूसरे टुकड़े के पास से गुजरेगा और जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे के साथ रब करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आएंगे, तो उससे ये बिजली चमकेगी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जो आपको रूटीन में नजर नहीं आ रही होती, लेकिन रबिंग के बाद वो आपको इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में नजर आती है।
नेक्स्ट है एक और एग्जांपल कि जब एक प्लास्टर कॉम को हम ड्राई एयर में पुल करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आपके बालों पर कौन सा चार्ज होगा? अब आपके जो बाल हैं इन पर ऑपोजिट चार्ज होगा, तो ऑपोजिट चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कंघी के ऊपर। तो ये इस तरह ऑपोजिट कॉन्सेप्ट काम करता है। व्हाट इज द काज ऑफ हेयर टू पुश अपार्ट? जो हेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को परे क्यों धकेलते हैं? क्योंकि जो हेयर्स होते हैं इन पर चूंकि सेम चार्ज होता है और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा चार्जेस से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपने इसमें याद ये करना है कि चार्जेस की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को पुश करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए यहां पर अगेन दो बलून जो है वो सस्पेंड कर दिए गए, लटका दिए गए हैं। कहते हैं एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे उन्हें रखें। क्या वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं? रूटीन में तो कुछ भी नहीं होने वाला, रूटीन में वो बलून जहां पे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। अब बलून एक जैसे हैं, दोनों को आप रगड़ दें, रब कर दें किसी सेम मटेरियल के साथ। फॉर एग्जांपल हमने वूलन क्लॉथ के साथ दोनों को रब कर दिया। अब दोनों को चूंकि सेम चीज से रब किया है तो दोनों पर सेम चार्ज आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये बलून्स जो पहले नॉर्मल हालत में थे, अब ये दोनों एक दूसरे से दूर चले गए यहां पे। अब आप क्या करें कि एक बलून को एक चीज से रब करें, दूसरे बलून को किसी दूसरे मटेरियल से रब करें। अब जब आप उन्हें डिफरेंट मटेरियल से रब करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन पर ऑपोजिट चार्जेस आए। तो जब आप इन बलून्स को छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये एक्सपेरिमेंट भी पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन पेपर में आपके लिए जो चीज आएगी वो ये है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके सीखने के लायक बात है। फिर हमारे पास एटम से रेलेवेंट एक सिंपल चीज आती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एटम। तो मटेरियल का जो सबसे छोटा यूनिट है वो एटम होता है। एक एटम में तीन चीजें होती हैं, एक जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं, एक जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन हमेशा तादाद में बराबर होते हैं। एक तीसरी चीज भी होती है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो एक एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन हैं और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो ओवरऑल जो कार्बन पे चार्ज होता है वो कोई नहीं होता, हम कहते हैं कि न्यूट्रल चार्ज होता है। तो जब दो डिफरेंट मटेरियल्स को, अब ये हमारे पास चार्जेस की अट्रैक्शन रिपल्शन को लेकर अगेन वही बात आ रही है जो पीछे हम करके आए हैं कि जब दो डिफरेंट मटेरियल्स को आप इकट्ठे रब करेंगे तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। ये जिसके पास जाएंगे उसके पास अपना चार्ज लेकर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। फिर है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर आपके पास एक वायर हो और आप उसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसमें फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्जेस का फ्लो होता है इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दो बातें हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है या नहीं। तो जब फ्लो कर रहा होता है हम कहते हैं सर्किट ऑन है, और जब नहीं फ्लो कर रहा होता है हम कहते हैं ऑफ है। यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट या तो ऑन ऑफ होता है, चीजें जब आप चलाना चाहते हैं, या फिर ऑफ होता है जब आप इसे बंद करना चाहते हैं। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी होती है, बैटरी जिसकी एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे उस साइड पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम होंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर दूसरा कंपोनेंट होती है एक वायर। वो वायर जो आगे जुड़ी होती है हमारी अप्लायंस के साथ, लाइक बल्ब के साथ। और फिर हमारे पास रास्ते में
स्विच होता है, स्विच जिसने डिसाइड करना होता है कि करंट गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, यानी कि स्विच जहां से हम अपने सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप रूटीन में बच्चों को खेलते देखें तो आप देखेंगे कि वो एक बैटरी लेते हैं, दो वायर्स लेते हैं और फिर उसको कनेक्ट करके किसी छोटे से बल्ब के साथ वो टर्मिनल्स के साथ जोड़ रहे होते हैं और देखते हैं करंट फ्लो करता नहीं। वो उसमें स्विच का यूज नहीं करते। लेकिन बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये सारी चीजें मुकम्मल होती हैं कि बल्ब होता है, हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी या सिंपल सेल से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल होंगे तो मिलाकर वो बैटरी कहलाएंगे। और फिर एक स्विच होता है जहां से आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली वो पाथवे होता है जहां से करंट फ्लो करता है। द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। बैटरी क्या है? अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। तो पूछा जा सकता है बैटरी कंसिस्ट ऑफ वन सेल, मोर देन वन सेल, मोर देन टू सेल्स और मोर देन 10 सेल्स। तो हमारे पास जो बेसिक शर्त है, कंडीशन ये है कि एक से ज्यादा सेल होने चाहिए, फिर चाहे वो 2 3 4 5 जितने भी हों। तो हमारे पास एक से ज्यादा सेल्स होंगे तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बैटरी का। तो बल्ब, बैटरी, बैटरी की जगह आप सेल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बल्ब, बैटरी और सेल, इनमें से कोई एक चीज, और फिर स्विच, ये सारी चीजें मिलकर कहलाती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। दो टाइप्स हैं सर्किट की, ओपन एंड क्लोज। ऐसा सर्किट जिसमें आपने स्विच ऑन किया हुआ है उसको हम कंप्लीट या क्लोज्ड सर्किट कहते हैं, क्योंकि वो अब क्लोज्ड है और उसमें से करंट गुजर रहा है रास्ते में, वो कहीं से भी ओपन नहीं है। और ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट वो होता है जिसमें आपने स्विच ऑफ किया हुआ है। तो इफ स्विच इज ऑन, अगर स्विच ऑन है तो करंट फ्लो कर रहा है, आप अपने सर्किट को क्लोज्ड सर्किट या कंप्लीट सर्किट बोलेंगे। और अगर स्विच ऑफ है तो आपका सर्किट जो है वो ओपन है, वो क्लोज नहीं है, और आप उसे इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं। तो सर्किट की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स, क्लोज्ड या फिर ओपन। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, डिपेंडिंग के करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो हमारी जितनी भी बिजली की तारें हैं वो सारी की सारी बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, क्योंकि उनमें से करंट फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे मटेरियल ले लिए, लाइक एल्यूमिनियम फॉइल, पेंसिल, आयरन, कॉपर, इरेजर, ग्लास स्ट्रिप, प्लास्टिक रूलर। अब आपके पास घर में बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल होती हैं जिनमें से आपको पता होता है करंट नहीं गुजरता। लाइक आप समझते हैं कि लकड़ी, खुश्क लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता, प्लास्टिक में से करंट नहीं गुजरता, पेंसिल वगैरह में से करंट नहीं गुजरता, बल्कि करंट गुजरता है आयरन वायर्स में से, बिजली की तारों में से। तो ऐसी चीजें जिनमें से करंट गुजर सकता है उन्हें हम कंडक्टर्स का नाम देते हैं। आयरन वायर से गुजर सकता है, कॉपर वायर से गुजर सकता है, सिल्वर वायर से गुजर सकता है। So materials through which current can pass are called conductors, or on the other hand the materials through which current cannot pass are called insulators। तो हमारे पास कंडक्टर्स में एग्जांपल्स कौन सी हैं? आयरन और कॉपर वायर जो है या दूसरे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर्स। जबकि ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जिस तरह लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक जो है ये आपके पास इंसुलेटर है। तो आपसे पेपर में ये बात पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास जो चीजें होती हैं वो मोस्टली हमारे पास कंडक्टर होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं करंट फ्लो कर रहा हो। लेकिन हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इस तरह कैटल यूज करते हैं, तो इनके जो हैंडल्स होते हैं सारी चीजें ये इंसुलेटर से बनाई जाती हैं, कैसे ना हो कि आप मशीन को पकड़े और आपको करंट लग जाए। तो जितने भी हैंडल्स होते हैं मोस्टली वो आपके पास इंसुलेटर्स के बने होते हैं। तमाम मशीनों की जो एक्सटर्नल बॉडी है वो आजकल प्लास्टिक की बन रही है ताकि आपको करंट ना लगे। तो ये हमारे पास कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो जिन चीजों में से करंट गुजरता है उनमें से हीट भी गुजरती है। तो यूजुअली जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं वही हीट के भी कंडक्टर होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो ऑपोजिट बिहेव करती हैं, लाइक डायमंड। डायमंड इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का बट कंडक्टर है हीट का। तो पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, विच मटीरियल इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर फॉर हीट। तो ऑप्शन आपके पास जो सही होगा वो डायमंड होगा। इसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि जो आयरन है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है, हीट का भी कंडक्टर है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है?
फ्यूज हमारे पास हमारे सर्किट में लगी हुई एक बारीक तार होती है। क्या आपने सर्किट में जो रूटीन में वायर यूज करनी है वो ताकतवर यूज करनी है, थिक यूज करनी है, ताकि करंट गुजरने पर वो जल ना जाए। लेकिन फ्यूज के अंदर हम वो तार यूज करते हैं, वो वायर यूज करते हैं जो ज्यादा करंट गुजरने पर मेल्ट हो जाए, ताकि घरों में जब अचानक से बिजली एक हद से ज्यादा बढ़े तो हमारी मशीनें ना जलें, हमारे तारें ना जलें, बल्कि फ्यूज उड़ जाए। तो फ्यूज हमारे पास एक ऐसी तार होती है जो थिन होती है। सो व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज इज अ पीस ऑफ थिन वायर दैट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद कर लेना है। इसके अलावा जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, उनको बस आपने अगर पढ़ना भी है तो जस्ट एक नजर पढ़ना, उसमें ज्यादा चीजें नहीं है। तो अगर आप फ्यूज घर पे यूज करते हो तो फायदा क्या होता है? जब भी आप फ्यूज यूज करते हो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक आने की सूरत में जो फ्यूज होगा वो ब्लो कर जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगी वो ब्लो नहीं करेंगी, वो प्रोटेक्टेड रहेंगी और लोगों को भी करंट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे पास एक लिमिट होती है किसी भी चीज में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की। तो अगर इस तरीके को ज्यादा करंट चाहिए तो उसमें फ्यूज उसके अकॉर्डिंग लगा होगा। अगर आपका घर का मेन फ्यूज वो उसके अकॉर्डिंग लगा होगा। हर मशीन में उस मशीन की पावर के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग फ्यूज लगे होते हैं। अब फ्यूज का कॉन्सेप्ट भी वक्त के साथ साथ चेंज हुआ है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर्स आजकल यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूज। एमसीक्यू तो ये भी पूछा जा सकता है, सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑप्शन 1 फ्यूज, ऑप्शन 2 वायर, ऑप्शन 3 स्विच, ऑप्शन 4 बैटरी। तो हम डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है फ्यूज। आजकल हम फ्यूज की जगह सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। जब करंट एक हद से ज्यादा आता है तो जो सर्किट ब्रेकर होता है वो उड़ जाता है, यानी कि ऑफ हो जाता है, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि करंट फ्लो ना हो। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट देखा कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की टाइप जिसमें करंट रूटीन में फ्लो नहीं कर रहा होता, चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे होते। फिर हमने चार्जेस की टाइप्स देखी, दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। लेकिन जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। फिर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास एक बैटरी होती है, बैटरी की जगह सिंपल एक सेल भी हो सकता है। दूसरी चीज हमारे पास वायर होती है। तीसरी चीज हमारी कोई भी मशीन होती है जिसे हम चलाना चाहते हैं, और चौथी चीज होती है स्विच। उसके बाद फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा हाँ जी, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स का। अब हम आते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ, और मैग्नेटिज्म में हमारे पास सबसे पहली चीज है मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास ऐसे मटेरियल्स, ऐसी कोई चीज जो किसी दूसरी चीज में अट्रैक्शन की फोर्स क्रिएट करती है, उसे हम मैग्नेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल का पीस है, आपने ये देखा हो कि ये किसी दूसरे मेटल को अट्रैक्ट करता है, किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम मैग्नेट का नाम देंगे। तो मैग्नेट हमारे पास ऐसा मेटल का पीस होता है जो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। अब जिस मटेरियल को ये अट्रैक्ट कर लेगा उसको हम मैग्नेटिक कहेंगे, और जिसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको हम नॉन मैग्नेटिक कहेंगे। यानी कि आपके पास घर में मैग्नेट हो, आप उसे लोहे के कील के पास लेकर आएंगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो आपके हाथ में है वो मैग्नेट है, जो लोहे का कील है वो मैग्नेटिक है। और अगर वही आप मैग्नेट ले जाओ किसी प्लास्टिक की चीज के पास, वो अट्रैक्ट नहीं होगा, तो आपके पास हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक। तो अगर आप कुछ चीजों को, कुछ मटेरियल्स को, जिस तरह के पेन से रबर, स्टील पेन्स, कॉपर वायर, आयरन नेल्स, स्टील क्लिप, स्टोन, सारी चीजों को मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो मैग्नेट कुछ चीजों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और कुछ चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है? आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि अ पीस ऑफ मेटल व्हिच अट्रैक्ट्स अदर मटेरियल्स इज नोन एज ऑप्शन 1 मैग्नेट, ऑप्शन 2 मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। मैग्नेट ये हमारे पास ऐसा मेटल का पीस जो किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, वो खुद मैग्नेट है, और जिसको अट्रैक्ट कर रहा है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, और जिसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं।
आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो हमारे पास ये स्टील पिंस, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जितनी भी मटेरियल्स हैं ये सारे मैग्नेटिक हैं। नॉन मैग्नेटिक जो अट्रैक्ट नहीं होते, कॉपर अट्रैक्ट नहीं होता, वुड, लकड़ी, प्लास्टिक अट्रैक्ट नहीं होता, रबड़ और ग्लास अट्रैक्ट नहीं होता। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जहन में रखिए कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। कंडक्टर वो थे जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता था, नॉन कंडक्टर वो थे जिनमें फ्लो नहीं करता था। तो कॉपर कंडक्टर था, प्लास्टिक नॉन कंडक्टर था, यानी कि इंसुलेटर था। यहां पर कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक का। यहां पर कॉपर जो है वो नॉन मैग्नेटिक है और प्लास्टिक भी नॉन मैग्नेटिक है। तो आपने मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट को कंडक्टर और इंसुलेटर के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्सअप नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक तो हमारे पास है मैग्नेट्स की शेप्स। तो मैग्नेट कैन बी इन यू शेप, यू मैग्नेट हो सकता है। पोल इसके भी दो ही होंगे आपके पास, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। या आपके पास इस तरह एक बार शेप में मैग्नेट हो सकता है, पोल इसके भी दो ही होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। या रिंग की फॉर्म में हो सकता है, इसमें आपको पोल दिखाई तो नहीं दे रहे बाहर से, लेकिन इसके अंदर भी पोल्स होते हैं। और फिर डिस्क मैग्नेट होता है, इसके अंदर भी पोल्स होते हैं, इसके अंदर इंटरनल पोल्स होते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आज से 2000 साल पहले ग्रीक्स ने डिस्कवर की थी ऐसी रॉक जिसे हम लोड स्टोन कहते हैं। ये दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर सकती थी, लाइक आयरन को। तो ये मैग्नेट के तौर पर, नेचुरल मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ओवर 2000 ईयर्स अगो हु डिस्कवर्ड लोड स्टोन? ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स, यूरोपियंस। और आपका आंसर होगा ग्रीक्स, यानी कि यूनान के लोगों ने। क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि ग्रीक्स डिस्कवर्ड लोड स्टोन डैश ईयर्स अगो, 100 ईयर्स, 200, 2000, 20,000। आंसर विल बी 2000। या फिर क्वेश्चन यू पूछा जा सकता है कि ग्रीक्स डिस्कवर्ड विच रॉक, और 4 रॉक्स के नाम आ सकते हैं। राइट आंसर होगा लोड स्टोन। एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि मैग्नेट में पहले नंबर पर है हमारे पास 2 पोल होते हैं। तो अगर आप रूटीन में जब भी किसी मैग्नेट को इस तरह लटकाएंगे, जमीन पर रखेंगे तो वो तो अपने वजन पे रखा जाएगा, लेकिन जब आप किसी मैग्नेट को किसी चीज से लटकाएंगे तो हमेशा उसके लटकने की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, क्योंकि इसके अपने 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब आप किसी मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल आप एक मैग्नेट को इस तरह सस्पेंड करते हैं, हवा में लटका देते हैं, तो उसकी एक साइड जो होगी वो नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी, एक साउथ की डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मैग्नेट के भी 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है जो नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, और एक साउथ पोल होता है जो साउथ की डायरेक्शन में होता है। यानी कि हमने मैग्नेट के पोल्स के नाम उनके डायरेक्शंस के एतबार से रखे हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी मैग्नेट को देखेंगे तो वो एक तरफ से रेड कलर में होता है और एक तरफ से ब्लू कलर में। तो रेड कलर नॉर्थ पोल के लिए यूज किया जाता है, जबकि ब्लू कलर साउथ पोल के लिए यूज किया जाता है। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर बात याद रखनी है। तो किसी भी मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो हम उसको नॉर्थ और साउथ पोल पर देखते हैं, और वो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल पर मैक्सिमम होती है। कि यहां पर हम कह देते हैं साउथ पोल है, यहां पे हम कह देते हैं नॉर्थ पोल है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। तो एक मैग्नेट के हो गए 2 पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट है, जिस तरह चार्जेस थे, ऑपोजिट चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करते थे, तो ऑपोजिट पोल्स भी जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कि आपके पास एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, अब दोनों के नॉर्थ पोल्स को एक दूसरे की तरफ लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो हमारे पास यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि 2 लाइक मैग्नेट पोल्स, 2 एक जैसे मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, और जो आपके पास है नॉर्थ पोल साउथ पोल को वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो ऑपोजिट पोल्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है अर्थ एज ए ह्यूज मैग्नेट। हमारी जो जमीन है ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अब जब भी किसी मैग्नेटिक बार को लटकाएंगे, आप किसी भी मैग्नेट को लटकाएंगे तो जितने मर्जी आप मैग्नेट से लटका दें, उनके लटकने की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, हमेशा वो नॉर्थ से साउथ में होंगे। अब यहां पर एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने आपके लिए किया है कि उन्होंने एक लटका दिया ये मैग्नेट बार, और नीचे उन्होंने जमीन पर एक और मैग्नेट बार रख दिया।
अब ये क्या करेगा, ये अब अपने आप को करीब तरीन मैग्नेट के अकॉर्डिंग अलाइन करेगा, यानी कि इसका साउथ पोल जमीन पर पड़े हुए नॉर्थ पोल के करीब होगा और इसका नॉर्थ पोल जमीन पर पड़े हुए साउथ पोल के करीब होगा, क्योंकि ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप जमीन से ये वाला बार उठा देंगे तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अर्थ, बिकॉज जो जिस जमीन पर हम रहते हैं इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, जिसके दो पोल हम डिक्लेयर करते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। यहां पर बच्चों के समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, लेकिन आपने इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट मैग्नेटिक कंपास के कॉन्सेप्ट पे आना है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है इसके जरिए हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक कंपास है, आप उसको जितना मर्जी हाथों में घुमा लें, जब आप उसे रेस्ट की हालत में लाएंगे उसकी नॉर्थ पोल जो होगी अंदर नीडल की वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चली जाएगी और जो साउथ वाली नीडल है वो साउथ की डायरेक्शन में चली जाएगी। नेक्स्ट है आप लोगों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट के एटीएम मशीन्स में आप एटीएम कार्ड डालते हैं तो एटीएम कार्ड पर भी मैग्नेटिक चिप बनी होती है और वो जो मैग्नेटिक चिप होती है वो इस तरीके से प्रोग्राम्ड होती है कि उसका डाटा रीड किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है। मैग्नेट्स की टाइप्स, तीन तरह के मैग्नेट्स होते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट्स वो होते हैं कि जब तक वो किसी मैग्नेटिज्म फील्ड के करीब हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट उनमें से गुजर रहा है तो एज ए मैग्नेट बिहेव करेंगे, और जब इलेक्ट्रिक करंट आपने बंद कर दिया तो एज ए मैग्नेट बिहेव करना बंद कर देंगे। परमानेंट मैग्नेट वो होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट बंद करने के बाद भी एज ए मैग्नेट बिहेव करे। यहां पर एक एग्जांपल दी गई है कि आपके पास एक मैग्नेटिक बार है, उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, आपने एक तरफ उसके साथ एक स्टील का नेल लगा दिया, स्टील का कील लगा दिया, वो उसके साथ चिमट गया, फिर आपने उसके नीचे एक दूसरा कील लगा दिया, वो भी जुड़ गया, फिर तीसरा लगा दिया, वो भी जुड़ गया, चौथा लगा दिया, वो भी जुड़ गया। अब आप सबसे ऊपर वाले कील को इस तरह पकड़ के साइड पे करेंगे तो नीचे वाले कील नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट का। टेम्परेरी मैग्नेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोहे के कील को जोड़ते हो, फिर उसके साथ एक और कील, फिर एक और कील, फिर एक और कील, अब चारों कील आपस में जुड़े हुए हैं और वो ऊपर जुड़े हुए हैं बार मैग्नेट के साथ। अब आपने सबसे ऊपर वाले कील को जब हटाना है तो जो सारे के नीचे वाले कील हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि इनका जो मैग्नेट वाला बिहेवियर था वो टेम्परेरी था। तो मैग्नेट की तीन टाइप्स है हमारे पास, टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, तीसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जिसमें तभी प्रॉपर्टीज होंगी मैग्नेट की जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, वरना वो एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं करते। तो मैग्नेट्स मेड बाय आयरन आर टेम्परेरी मैग्नेट्स, मैग्नेट्स मेड बाय स्टील आर परमानेंट मैग्नेट्स, और ऐसे मैग्नेट जो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पर ऐसे मैग्नेट बिहेव करें उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का नाम देते हैं। जिस तरह के यहां पर एक लोहे का कील है और उसके साथ उस ऊपर हमने तार लपेट दी और उस तार में से करंट गुजर रहा है क्योंकि हमने बाकी का सर्किट कंप्लीट कर दिया, बैटरी लगाकर, स्विच लगाकर और वायर लगाकर। अब जब आप स्विच ऑन करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा। अब जो भी आप मैग्नेटिक चीज इसके करीब लाएंगे वो इसके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि ये एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे ये चीजें गिर जाएंगी, क्योंकि इसने तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर बिहेव करना है जब तक उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब आपके याद करने की चीजें, ये जो एट द एंड आप लोगों के लिए समरी आती है ना, की पॉइंट्स आते हैं, ये वो सारी चीजें जो पेपर में आ सकती हैं। पीछे जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो पेपर के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ये हमारे पास पहली चीज है। चार्जेस की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और करंट के पाथवे को हम इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम देते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास बल्ब, सेल और स्विच के नाम से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रिक सर्किट्स में और भी चीजें हो सकती हैं। जब आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट को या स्विच को ऑन करते हैं तो करंट गुजरता है, तब हम उसे क्लोज्ड सर्किट
या कंप्लीट सर्किट कहते हैं, और जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसको हम ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट कहते हैं। फिर हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर का कांसेप्ट था कि जिनमें से करंट फ्लो करेगा उन्हें कंडक्टर, जिनमें से नहीं फ्लो करेगा उन्हें हम इंसुलेटर्स का नाम देंगे। उनकी हमने एग्जांपल देखी। फिर हमने फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का कांसेप्ट देखा कि ऐसी वायर जो ज्यादा करंट के लोड पर या ज्यादा हैवी करंट पर उड़ जाती है, ब्लो कर जाती है और चीजों को जलने से बचा लेती है, उसको हम फ्यूज या सर्किट ब्रेकर कहते हैं। फिर हम मैग्नेट्स के कॉन्सेप्ट की तरफ आए कि ये एक पीस ऑफ मेटल है जो दूसरे मेटल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट को, मैग्नेटिक चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। मटेरियल जो अट्रैक्ट होंगे उन्हें हम मैग्नेटिक कहेंगे, जो अट्रैक्ट नहीं होंगे उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक कहेंगे। फिर हमारे पास ये होता है कि एक मैग्नेट जब हवा में सस्पेंडेड हो तो किस डायरेक्शन में होता है? इट इज ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि हमारी जमीन खुद एज ए मैग्नेट बिहेव कर रही है। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? एक मैग्नेट की जो दोनों एंड्स होते हैं, दोनों साइड्स होते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक पोल्स का नाम देते हैं। फिर जिस तरह चार्जेस थे, सेम चार्जेस रिपेल करते थे, सेम पोल्स भी रिपेल करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते थे, ऑपोजिट पोल्स भी अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने मैग्नेटिक कंपास का कॉन्सेप्ट देखा और एट द एंड हमने मैग्नेट की 3 टाइप्स देखी, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम अपने नॉलेज को चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय, आप करंट के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी ऑन कभी ऑफ करना चाहते हैं, तो किसके जरिए कंट्रोल करेंगे? स्विच के जरिए। करंट इजीली पास कर सकता है कंडक्टर में से, देखिए इनमें से कंडक्टर कौन सा है? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, वुडन, स्पून। आपने पीछे एग्जांपल्स में पढ़ा है कि वुड, प्लास्टिक और जो ग्लास होता है ये हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, इनमें से करंट फ्लो नहीं करता, तो स्टील में से करंट फ्लो कर सकता है। एक रिंग शेप मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? तो रिंग शेप मैग्नेट्स होते हैं, इनके अंदर 2 अदद इंटरनल पोल्स होते हैं, यानी कि पोल्स आपको बाहर ऑब्वियस नजर नहीं आएंगे लेकिन 2 इंटरनल पोल्स होते हैं। एक सस्पेंडेड बार, लटका हुआ जो बार होता है, बार मैग्नेट जो होता है, वो किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ साउथ में। ट्रू स्टेटमेंट बताएं। अच्छा, पहली स्टेटमेंट है नॉर्थ अट्रैक्ट्स नॉर्थ, ये गलत है। नॉर्थ रिपेल्स नॉर्थ, ये ठीक है। साउथ रिपेल्स नॉर्थ, नहीं ये गलत है। साउथ अट्रैक्ट साउथ, ये भी गलत है। सेम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऑपोजिट रिपेल नहीं कर सकते। हमारे पास सेम को रिपेल करेगा, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां पर ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने अपने एमसीक्यूज वाले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करने। उम्मीद है आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से क्लियर हो गए होंगे, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मजीद आप लोगों की रहनुमाई के लिए हम अपने सेशन के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम तमाम इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं ताकि आप लोगों की मैक्सिमम तैयारी हो सके। हमारे सेशन का आगाज, नए सेशन का आगाज 1 अप्रैल से होने जा रहा है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।